drop it. हाँ तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे है सब? तो हम आज अब तक आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ परिणाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी से यस कर करके बताओ कि सर समझ में आ रहा है कि ऐसे ही बस चले जा रहे हैं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा हो। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, दुआ सलाम। तो सबसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यार 10th के बच्चे जुड़ो यार, जल्दी जल्दी, हाँ जुड़ो यार। तो हम क्या पढ़ा हमने अब तक? 9th चैप्टर चल रहा था हमारे लाइट के बारे में। तो उसमें क्या क्या पढ़ा बताओ? प्रकाश पढ़ लिया कि भाई प्रकाश क्या काम करता है, प्रकाश से देखते हैं, प्रकाश की परिघटनाएं, परावर्तन, फिर आगे परावर्तन के नियम, फिर दर्पण, फिर दर्पण तक गए हम। अब दर्पण में क्या किस प्रकार के होते हैं दर्पण, किस किस प्रकार के होते हैं? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, जिसमें हमने किसके बारे में चर्चा करी थी कल? समतल दर्पण के बारे में, कि भाई समतल दर्पण होता क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, समतल दर्पण दैनिक जीवन में हमारा क्या महत्व, समतल दर्पण का दैनिक जीवन में जो भी हम अपना मुखमंडल देखने की कोशिश करते हैं, अपना मुखमंडल जिसमें देखते हैं दैनिक जीवन में, वो है समतल दर्पण। अब आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण में बिंब किस प्रकार बनता है, गोलीय दर्पण एक्सेट्रा देखते हैं हम। तो गोलीय दर्पण, तो परिभाषा लिखते चलूंगा मैं सबकी एक साथ, स्टार्टिंग में ही समझाता भी रहूंगा, लिखता भी रहूंगा। गोलीय दर्पण, अब समझते हैं गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, जैसे कोई गोला है तो गोलीय दर्पण इसी गोले का एक भाग होता है, इसी गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है जिसके किसी एक पृष्ठ पर दाईं साइड या बाईं साइड, दोनों में से किसी एक पृष्ठ पर अगर परावर्तक पृष्ठ का लेप कर दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ का एल्यूमिनियम और Ag का लेप कर दिया जाए तो उससे क्या बनता है? गोलीय दर्पण। क्या बनता है? गोलीय दर्पण। ओके, तो परिभाषा लिख लें इसकी। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, उस भाग के किसी एक सतह पर परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया जाए तो बना दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, उस भाग के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया जाए तो उससे बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं।
ऐसा दर्पण जिसके किसी एक भाग पर, जिसके किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया जाए, परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया जाए तो उससे बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं हम। ये कोई गोला है, इसके एक भाग पर परावर्तक पृष्ठ का लेप कर दिया जाए तो उससे मिलकर बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर इधर कर दिया जाए या फिर इधर कर दिया जाए, अंदर धसे हुए भाग पर कर दिया जाए या ऊपर उभरे हुए भाग पर कर दिया जाए, तो किसी एक भाग पर अगर परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया जाए, किसका? एल्यूमिनियम और एजी, एल्यूमिनियम और चांदी का लेप कर दिया जाए तो उससे बने हुए दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। समझ में आ गया? किसे कहते हैं? गोले के एक भाग के परावर्तक पृष्ठ पर किसी परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया जाए तो बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण किस प्रकार के होते हैं? किस किस प्रकार के होते हैं? कौन कौन से प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण? हम देखा भी क्या कहते हैं, अगर एक इस भाग पर, अगर हम अंदर वाले भाग पे करते हैं तो उभरा हुआ भाग, बाहर वाला भाग, उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। इसे क्या कहेंगे हम? उत्तल दर्पण। और इसके अंदर धसे हुए भाग पर, अंदर इसका धसा हुआ भाग अगर परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, इसके बाहर उभरे हुए भाग पर हमने अगर परावर्तक पृष्ठ का लेप कर दिया, ये उभरा हुआ है, उधर की साइड हमने परावर्तक पृष्ठ का लेप कर दिया, परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया तो बना दर्पण अवतल दर्पण। तो बना दर्पण अवतल दर्पण। अब हम अवतल दर्पण के बारे में समझेंगे आगे। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं, इनमें प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो परिभाषाएं लिखते चलो साथ में। अब बात करेंगे हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं इनकी। परिभाषा देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण और इधर लिख देते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण, दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम, परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, का कार्य करता है। दूसरा, ऐसा दर्पण जिसका अंदर धसा हुआ भाग, अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। कार्य करता है। चित्र देख लो। जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है।
जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। अब इस पर किरण किस प्रकार आएगी, ऐसे, और परावर्तन के पश्चात ये ऐसे लौट जाएगी और ये उसी दिशा में लौट जाएगी। इसमें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर काटती है, जिसे कहते हैं मुख्य फोकस, एफ, कैपिटल एफ, मुख्य फोकस, और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती है तथा मिलती हुई प्रतीत होती है, वो है मुख्य फोकस, एफ। ठीक है, अंतर करके पढ़ो दोनों को, अंतर करके कि भाई क्या क्या है दोनों में। तो ये तो होगी इनकी डेफिनेशन। अब दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो उनको बारे में हम उनको एक बार देख लेते हैं हम कि भाई कौन कौन सी परिभाषा है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, देख लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं उनको समझेंगे हम। पहला आती है वक्रता केंद्र। ये परिभाषा आ जाती है एक एक नंबर में एग्जाम में, तो ध्यान देना इनमें, एक जरूर आती है हर साल। पहली है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो समझे इसको। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसी गोले का केंद्र, उसी गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, ये भाग होता है, ये भाग होता है, तो उसी गोले का केंद्र, उसी गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। उसी गोले का केंद्र क्या कहता है, वक्रता केंद्र। परिभाषा लिख लेते हैं हम। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसी गोले का केंद्र वक्रता केंद्र, उसी गोले का केंद्र वक्रता, उसी गोले का केंद्र उस दर्पण का, उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसी गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, जैसे ये है उत्तल, तो इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर। और ये है अवतल, तो इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर, इधर ही तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट परिभाषा बढ़ते हैं अपन। वक्रता त्रिज्या। और त्रिज्या क्या होती है, वही सेम
गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसी गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, जिस गोले का भाग होता है उसी गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसी गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम ध्रुव। आगे बढ़ते हैं हम ध्रुव। ये शब्द सब जगह इस्तेमाल करना है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये हर परिभाषा में इस्तेमाल कर लेना। इस वर्ड को हर परिभाषा में इस्तेमाल कर सकते हो। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, फिर नेक्स्ट आगे परिभाषा दोहरा सकते हो। उसी गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसी गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्रुव पढ़ते हैं। ध्रुव क्या कहते हैं? जो परावर्तक पृष्ठ होता है, उस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। उस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव। तो सीधा लिखते हैं अपन, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की मुख्य अक्ष क्या होती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा उस अक्ष का मुख्य अक्ष कहलाता है। उस अक्ष का मुख्य अक्ष कहलाता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और वक्रता केंद्र मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का केंद्र होता है उसी का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले की त्रिज्या होती है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसी गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और परावर्तक पृष्ठ का केंद्र उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है।
आगे मुख्य अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। अब इसकी एक दो परिभाषा और हैं जिन्हें और देखते हैं हम। मुख्य फोकस, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से चली जाती है, प्रकाश की किरण आ रही है और इसी बिंदु से होकर चली जाएगी, तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में ये मिलती है और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये उत्तल दर्पण, तो ये इस प्रकार चली जाती है, तो यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहां पर इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। एफ, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं इसको, क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, कैपिटल एफ। परिभाषा लिखें इसकी। जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। एफ। एक और बात देख लो इसको। जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। क्या? मुख्य फोकस। आगे बढ़े, आगे फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? अब ध्रुव की, ये जो ध्रुव दे रखा है, ध्रुव की मुख्य फोकस से दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ध्रुव की मुख्य फोकस से दूरी तो फोकस दूरी। क्या? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? मुख्य फोकस से ध्रुव की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य फोकस से ध्रुव की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, इससे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है।
ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। द्वारक, कि द्वारक क्या होता है। द्वारक, द्वारक क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण, द्वारक क्या होता है, ये दो परावर्तक पृष्ठ होता है ना, जो परावर्तक पृष्ठ होता है उन दोनों भागों के जो मुख होता है, उन दोनों भागों का मुख, ये क्या कहलाता है, द्वारक। हाँ, तो द्वारक, द्वारक क्या है, जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ का दोनों मुखों को मिलाता है ना, दोनों मुखों को, परावर्तक पृष्ठों का व्यास, परावर्तक पृष्ठ क्या व्यास, क्या परावर्तक पृष्ठों का व्यास क्या कहलाता है, द्वारक। परावर्तक पृष्ठ का व्यास, व्यास द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक। परावर्तक पृष्ठ का व्यास द्वारक कहलाता है। तो ये तो होगी सब महत्वपूर्ण हमारी परिभाषाएं, जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी वो सब हो गई कंप्लीट। तो इनको पढ़ना है एक बार अच्छे से, समझ में आएगी क्या क्या समझ में आता है क्या नहीं आता। बिल्कुल सिंपल सिंपल परिभाषाएं। और आगे जो भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रतिबिंब जो भी, कि भाई प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, तो वो सब इन पे डिपेंड करेगा, तो सब कुछ इन पे डिपेंड करेगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही लेते हैं। तो मैं आशा करता हूँ तुम सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी, सबको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।